लगभग 30 से 40 लोगों ने हमारे 3 जो लोग थे हम लोगों को हमारे को बहुत ज़्यादा पीटा है। शायद कोई बात कहता नहीं है, लेकिन मैं हाँ, वो तो कॉमन सी बात है फ़ख्र से कहता हूँ कि उस दिन का वो दिन और आज का दिन, वो दिन अगर वो नहीं होता मेरे साथ तो मैं आज यहाँ नहीं होता। ओके, तो नेशनल तक आपकी जो संस्था होती है जी, वो पे कुछ करती है या आपको ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ा अभी आपको? देखो अभी हमें ब्रोंज हैंडबॉल में है और बास्केटबॉल में गोल्ड है। तो मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का पहला ही बंदा हूँ। अभी ये थी कि शूज़ की प्रॉब्लम थी, मेरे हाइट मेरी 6'9" थी, तो मेरे शूज़ की साइज़ भी लगभग 16 की साइज़ थी, तो शूज़ नहीं मेरे प्रॉब्लम थी। बस टीम में सिलेक्शन दोनों में से एक का ही होता था। वो सीनियर थे तो मेरे से बड़े थे, तो उन्हीं को लेके जाते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मैं बड़ा मायूस हुआ करता था उसमें कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग उन्हें जीते हैं, और आज हमारे सामने बैठे हैं एक ऐसा शख्स जिन्होंने जो चाहा वही किया, जो ठाना वह पूरा किया। नाम है स्वराज सिंह शेखावत। ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, ये कहानी है जुनून की, जिद की और हार मानने से इनकार करने वाले इंसान की। स्वराज सिंह का जीवन शुरू से आसान नहीं रहा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब वो आए तो उनके साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिसके कारण उन्होंने 4-5 साल के लिए बास्केटबॉल को अलविदा कह दिया। अब ये अलविदा कहना इतना आसान नहीं रहा उनके लिए, क्योंकि अंदर ही अंदर कुछ खालीपन सा भी उन्हें लगने लगा। तो उस खालीपन को भरने के लिए तो कभी मॉडलिंग में हाथ आजमाया, तो कभी फैक्ट्री में जॉब के लिए अप्लाई किया, पर वो खालीपन कम ही नहीं हुआ। तो वो कहते हैं ना, सही इंसान को रास्ता नहीं, रास्ता उस इंसान को ढूंढता है। यही हुआ स्वराज सिंह के साथ। वो फिर लौटे अपने खेल में, अपने जुनून में, और फिर जो किया वो आज आपके सामने है। आज वो न सिर्फ अपने सपनों को जी रहे हैं, बल्कि औरों के सपनों को भी उड़ान दे रहे हैं। जिसे कभी अपने साइज के जूते तक नहीं मिले, लेकिन जिसने कभी अपनी काबिलियत को छोटा नहीं समझा। तो स्वागत कीजिए एक ऐसे योद्धा का जो मैदान से भले ही कभी बाहर रहा, लेकिन जज्बे से कभी बाहर नहीं रहा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो हम सबसे पहले आपके जानना चाहते हैं कि कैसे शुरुआत हुई आपकी बास्केटबॉल कैरियर की? एक्चुअली में क्या है कि मैं झुंझुनू ज़िले से बिलोंग करता हूँ। होम टाउन है? हाँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है मेरा, और नवलगढ़ तहसील है, और झाझड़ गांव है मेरा। ओके। तो झाझड़ गांव में मैंने जन्म लिया। तो वहाँ क्या है, हमारे खेलों का कोई ऐसा कोई माहौल नहीं था। बस पढ़ाई और 10th पास करो, और परिजनों का यही था कि बस 10वीं पास करके आपको आर्मी में जाना है, 12th पास करके आपको आर्मी में जाना है। उसके अलावा कोई मोटो नहीं था। और बचपन में एक देशभक्ति का शौक भी था कि हम देशभक्ति के लिए हम सिपाही बने, आर्मी में जाएं, देश की सेवा करें, सीमा पे जाएं, ऐसा कुछ था। फिर मैं क्या कि नॉर्मली हाइट्स की वजह से थोड़ा सा एवरेज हाइट से ज़्यादा थोड़ा अच्छी हाइट थी मेरी। तो मेरे को मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आपकी हाइट अच्छी है तो आपको बास्केटबॉल खेलना चाहिए। तब मैंने वहाँ थोड़ा सा सोचा कि मेरे को बास्केटबॉल में खेलना चाहिए। तो ये गांव में ही खेलना शुरू किया था या? एक्चुअली में क्या है कि जब मैंने शुरुआत करी थी, मेरे गांव में मेरी एजुकेशन जो रही है वो टोटली 1st to 12th तक गवर्नमेंट स्कूल में रही है। तो हमारे 8वीं तक तो कोई स्पोर्ट्स का ऐसा कोई था नहीं स्कूल में, ग्राउंड वगैरह भी नहीं था। फिर 9th में हमने जब स्कूल स्विच किया, तब सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी। उसमें मेरे को आज भी याद है कि वहाँ पे हमारे सारे शिक्षक थे, नागरमल जी जांगीड़। वो हैंडबॉल की हमारे वहाँ टीम तैयार करते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो हम पार्टिसिपेट्स करते थे। तो मेरे बड़े ब्रदर भी हैं जो मेरे से एक क्लास सीनियर थे। जब मैं 9th में था वो 10th में थे, तो वो ऑलरेडी हैंडबॉल खेलते थे। अच्छा। तो हमारे जो सारे शिक्षक थे नागरमल जी, उनका ये था कि बड़ा वाला भाई खेल रहा है तो आप कैसे खेलोगे। ग्राउंड पे खेलते थे, लेकिन टीम में सिलेक्शन दोनों में से एक का ही होता था। वो सीनियर थे तो मेरे से बड़े थे, तो उन्हीं को लेके जाते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
मैं बड़ा मायूस हुआ करता था उसमें कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। ओके। फिर जब मैं 9th-10th में था तो एवरेज जो हाइट थी बच्चों की उससे मेरे जो साथी लोगों की उनसे थोड़ी हाइट ज़्यादा थी। कारण क्या था कि मेरे को प्रार्थना में सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता था। ओके। ये अलग ही है। तो सबसे हाइट वाइज खड़े हाइट होते हैं। वाइज, हाँ, प्रार्थना सभा जो होती है उसमें हाइट वाइज खड़े करते थे हमारे जो टीचर्स थे। हाँ। तो मेरे को सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता था। उस समय थोड़ा शर्म भी आती थी कि मैं सबसे लंबा हूँ। हाँ, अजीब सा तो लगता ही होगा तो कि 10th तक मेरे यही था कि भी हैंडबॉल खेल रहे थे। फिर बास्केटबॉल की तरफ हमने रुझान किया। ठीक है। फिर मैंने मेरे फादर साहब को भी मैंने कहा, मेरे ब्रदर को भी मैंने कहा। मेरे फादर साहब जो है वो सेना से रिटायर्ड है और थे उस समय अभी प्राइवेट उसमें बिरला ग्रुप में थे, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। तो मैंने उनको कहा कि मेरे को बास्केटबॉल खेलना है, मेरी हाइट अच्छी है। तो मेरे फादर साहब ने कहा कि नहीं, क्या खेलना है, पढ़ाई करो, पढ़ाई की तरफ। पापा का ज़्यादा ही ध्यान था कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ओके। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। 12th तक मैंने हैंडबॉल में मैंने खेला। हैंडबॉल में मैंने 1-2 डिस्ट्रिक्ट ये खेले। हैंडबॉल स्कूल के वाले? स्कूल अच्छा। स्कूल से ही मतलब वो जो था। तो उसके बाद में मेरे को जब मेरे बड़े ब्रदर 12th पास करके कॉलेज में चले गए, तब मैं 12th में था। तब उस समय मेरे को प्रतिभा को दिखाने का मौका दिया मेरे को। ये तब चांस आ गया? तब चांस आया कि भाई आपको आगे भी लेके जाएंगे। ओके। तो मैंने जब हैंडबॉल 12th तक मैंने हैंडबॉल खेला ओके। और मैंने स्टेट लेवल तक वहाँ हैंडबॉल खेला। उसके बाद में जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तब मैंने बास्केटबॉल की शुरुआत करी। और मेरे जो कज़न जो है, मेरे फ्रेंड्स जो है, उन्होंने मेरे को मोटिवेट भी किया कि आपको बास्केटबॉल बहुत पहले खेलना चाहिए। फिर हमारे तो आपने जो हैंडबॉल से बास्केटबॉल में कोई डिफरेंस है कुछ? एक्चुअल में बास्केटबॉल और हैंडबॉल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि बास्केटबॉल का ही बिगड़ा हुआ रूप हैंडबॉल है। बिगड़ा तो बिगड़ा हुआ रूप इन द सेंस कि उसमें भी ड्रिबल है। इसमें बास्केट हाइट पे 10 फीट की हाइट पे रिंग पे क्या करना होता है। ओके। उसमें गोल एज ए हाथ से हाथ वैसे से पावर के साथ मारना होता है। बाकी पोस्ट लगभग सेम सी। पीपी उसमें खेलना होता है पावर, और पीपी इस पे खेलना होता है। तो मतलब ड्रिबल और वही पासिंग वही है। ओके। तो लगभग से थोड़ा बहुत चेंजेस, Similar हाँ, सिमिलरिटी है। ओके। तो आपके परिवार में कोई भी खेल से नहीं जुड़ा, सिर्फ भाई भाई खेला? हाँ, भाई भी सिर्फ वहाँ स्कूल लेवल तक उन्होंने खेला। अच्छा। और स्टेट लेवल तक उन्होंने खेला। उसके बाद में वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, आई थिंक सेकंड ईयर में वो सेना में भर्ती हो गए थे। अच्छा। तो मैं ही हूँ जो मैंने फर्स्ट ईयर से मैंने बास्केटबॉल में चूज करके खेला। फिर फर्स्ट ईयर में मैंने हैंडबॉल भी खेला और बास्केटबॉल भी हमने इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स में दोनों में पार्टिसिपेट्स किया। उसके बाद में मेरा फर्स्ट जो सिलेक्शन हुआ, मैं जब सेकेंड ईयर में था, इंटर कॉलेज हमारे वहाँ पोदार कॉलेज में थे, राजस्थान कॉलेज और ये सारी टीमें वहाँ आई थी। और मेरा जब अच्छा प्रदर्शन रहा इंटर कॉलेज में, तो मेरा इंटर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हुआ। मैं जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय में भी आया। उस समय कैंप वगैरह हमारा यहाँ जयपुर परिसर, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में ही लगा था। लेकिन कुछ कारणवश कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि मैं वापस मेरे को यहाँ से जाना पड़ा। क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय में अलग पॉलिटिक्स होती है। जो छात्र नेता होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अलग अलग जिलों से आते हैं यहाँ पर। वो फिर अपना वर्चस्व मान लो या हॉस्टल का एक सिस्टम मान लो। हमारे को ये पता ही नहीं था कि राजस्थान विश्वविद्यालय है किधर। फर्स्ट टाइम उधर आए थे। फिर ऐसी कुछ घटना घटी कि मेरे को वापस 2 साल स्पोर्ट्स को छोड़ना पड़ गया था। 2 साल? हाँ। ओके। फिर मैंने वापस शुरुआत करी, फिर खेला। फिर मैंने राजस्थान से मैंने थोड़ा सा यूँ लगा कि राजस्थान में अपना करियर नहीं बन सकता। फिर मैंने चूज़ किया और मैं चेन्नई चला गया था। मेरे सीनियर है रॉबिन्सन, ओके। उनके पास चला गया। वहाँ आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक में एज ए गेस्ट प्लेयर खेलता था। वहाँ क्लब से मैं खेलता था। ओके। तो वहाँ मैंने काफ़ी संघर्ष किया। उससे पहले मैं, मेरे फादर साहब ने जो घटना घटी, उसके बाद मेरे फादर साहब ने मेरे को बुला लिया था कि खेलना तेरे को मैंने पहले ही मना किया था। खेलना नहीं है, पढ़ाई तो करना है। ऐसे क्या हुआ था तो कि छोड़ना पड़ गया 2 साल के लिए? मतलब
एक्चुअली में क्या है कि जब इंटर कॉलेज टूर्नामेंट थे ओके। तो वहाँ पे कुछ टीम एंट्रीज को लेके कोई इशू हो गया था, कुछ टीम लेट आई थी और लेट आने के बाद उसकी टीम एंट्री नहीं हुई। उसके बाद में वो टीम को जो भी संयोजक और चयन के सेक्रेटरी थे, प्रतियोगिता सेक्रेटरी थे, ओके। उन्होंने टीम को बाहर कर दिया और वो टीम बाहर चली गई। उसके बाद में हम 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ ओके। इंटर यूनिवर्सिटी के लिए। अन्नामलाई टीम जानी थी। 13 जुलाई 2006 की बात है, सॉरी 13 जनवरी की बात है, मेरे को आज भी याद है। नेक्स्ट डे मकर संक्रांति थी, तो रात को उस दिन लगभग 30 से 40 लोगों ने, हमारे 3 जो लोग थे हम लोगों ने को, हमारे को बहुत ज़्यादा पीटा। या शायद कोई बात कहता नहीं है, लेकिन मैं फक्र से कॉमन सी बात है फक्र से कहता हूँ कि उस दिन का वो दिन और आज का दिन, उसी वो दिन अगर वो नहीं होता मेरे साथ तो मैं आज यहाँ नहीं होता। क्योंकि रात को ये घटना घटी, उसके बाद में दूसरे दिन अन्नामलाई टीम जानी थी, मेरे को याद है, तमिलनाडु में अन्नामलाई, वहाँ इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने थे। तो मेरे कोचेज जो थे राजेश जी डाका, वो रात को आए और मेरे को यही कहा कि स्वराज, तेरे को ये बहुत बड़ी सीख मिली है जीवन में। अगर तूने इतना कुछ झेल लिया है, अब आगे तेरे को तू कभी जीवन में मात नहीं खाएगा, बोला कभी हार नहीं मानेगा। फिर ये मेरे घर पे ये बात पहुंची तो घर वालों को ऑब्वियसली लगना ही था, डर लगता ही है कि कोई सी मेरे लड़के के 40 साथ। लोग और 3 में हाँ, तो तीन लोगों में भी खासकर मैं ही टारगेट था, क्योंकि लंबा चौड़ा हस्त पुष्ट में ही था। अच्छा। तो मेरे को टारगेट किया गया। फिर फादर साहब को और इनको सबको पता चल गया, तो मेरे को वापस उन्होंने बंद करवा दिया कि नहीं स्पोर्ट्स के लिए नहीं। फिर उन्होंने गुजरात मेरे को बुला लिया। गुजरात में मेरे को लिए कुछ फैक्ट्रीज में इंटरव्यू दिलवाए, कुछ बॉम्बे मैंने इंटरव्यू दिए फैक्ट्री के एज ए काम के लिए। लेकिन वहाँ मतलब कहते हैं ना कि जो आदमी सोच लेता है या ठान लेता है, और आप अगर मन से चाहते हो किसी चीज़ को, तो वो कायनात भी उसको रोकने रोकती नहीं। कायनात मिल जाती है आपको उस चीज़ को मिलाने के लिए। वहाँ मैं सुबह शाम वापस खेलने का तो था ही, खेलते ही थे। तो वहाँ राजस्थान से मैं वहाँ गुजरात शिफ्ट हुआ। गुजरात में वहाँ यूनिवर्सिटी मेरे घर के पास गुजरात यूनिवर्सिटी थी, वहाँ मैं सुबह शाम जाता था। वहाँ मेरे को भगवान के रूप में मेरे कोच साहब मिले। आज इस समय नहीं है इस धरती पे। मैं उन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने मेरे को पकड़ा और हाथ पकड़ा मेरा कि स्वराज कहाँ से हो, क्या करते हो। और मैंने कहा सर ऐसे मैंने खेला है, ऐसे था। जब तक मैंने इंटर कॉलेज बास्केटबॉल और हैंडबॉल दोनों ही पैरेलल चल रहे थे मेरे, दोनों में मैं बहुत अच्छा कर रहा था। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को उन्होंने वापस मोटिवेट किया। और फिर मैं 2-3 साल वहाँ ट्रेनिंग करी। उसके बाद में फर्स्ट जो मेरा सीनियर नेशनल टूर्नामेंट था वो लुधियाना गया। मैं राजस्थान की टीम की वजह से नहीं गया, मैं गुजरात टीम से सीनियर नेशनल खेला। गुजरात से आप रिप्रेजेंट करें? गुजरात से रिप्रेजेंट किया मैंने। और गुजरात से रिप्रेजेंट करने के बाद में मैं चेन्नई था। फिर चेन्नई से कोयम्बटूर में रुका। कोयम्बटूर में मैंने स्टडी करी MSW, मास्टर इन सोशल वर्क। वहाँ पे भी कुछ ऐसी समस्याएं थी, खाने की समस्या, लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। लेकिन वहाँ पे मैंने मेरी मेहनत जारी रखी। और वहाँ से मैंने मेरी डिग्री कंप्लीट करके फिर मैं राजस्थान वापस आया। तो ये कितने 2 साल पूरे आपने ये इधर उधर घूम के, या बाद 2006 से लेके ये 2009-10 तक की कहानी का मैंने आपको सारांश बताया है। ये 2010 में फिर आप जयपुर 2010 में वापस मैं जयपुर आया। 2010 में जयपुर आने के बाद मैंने BPEd MPEd करी। फिर फर्स्ट में हमारे 2011 में ऑल इंडिया हैंडबॉल टूर्नामेंट हुए थे नांदेड़, महाराष्ट्र में। जो वहाँ हमारा ब्रॉन्ज लगा, उसमें मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की टीम में वापस खेला। और वो सब लोग मिले कि? हाँ, वो सब लोग मिले, सीनियर ही थे, कोचेज भी थे, सारे ही थे, सब लोग मिले। लेकिन क्या रिएक्शन था? मतलब रिएक्शन यही था कि उनको रियलाइज हुआ कि हम लोगों ने गलत किया है, एक ऐसे खिलाड़ी के साथ नहीं करना चाहिए। और लोगों ने उन्हीं को गलत ठहराया कि एक बाहर से कोई बच्चा या छात्र कोई आता है, या छात्र खिलाड़ी आता है, और
उसके साथ आप ऐसा करते हो तो वो गलत है। मतलब राजस्थान विश्वविद्यालय के परिवार में और पूरे राजस्थान में खिलाड़ी जो परिवार है उनमें एक ये मैसेज गया कि उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया ओके। और मैंने प्रूव करके दिखाया कि मैं गलत नहीं हूँ, आप लोग गलत हो। वो कहाँ से घूम के आए फिर टीम में सिलेक्शन? हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वापस हुई। उसके बाद में हमारे 2012 में ऑल इंडिया बास्केटबॉल का टूर्नामेंट था, उसमें मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की टीम में था, उसमें हमारे गोल्ड लगा था। ओके। उस समय शायद मेरी एमपीएस फर्स्ट ईयर चल रही थी। फर्स्ट ईयर में मेरे बीपीएड में था, तब मेरे बॉल में था। फर्स्ट ईयर एमपीएड में मेरे बास्केटबॉल में। ये खेल रहे थे उसी के साथ आप पढ़ाई भी कर रहे थे बीपीएड और हाँ, साथ साथ मेरी मेरी ग्रेजुएशन बीकॉम करी मैंने। उसके बाद में मैंने स्विच करके गुजरात चला गया था। गुजरात में मैंने स्टडी नहीं करी, मैंने सिर्फ जॉब के पर्पज से मेरे घर वालों ने मेरे को बुलाया था। ओके। लेकिन वहाँ पे भी खेलना मैंने स्टार्ट कर दिया था। फिर वो कोच साहब ने मेरे को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी क्या थी, ये तो थी कि घर वालों को कन्विंस करना कि खेल में भी जीवन ओके। आपकी लाइफ बन सकती है। साथ साथ ही मेरे को प्रॉब्लम ये थी कि शूज़ की प्रॉब्लम थी। मेरे हाइट मेरी 6'9" थी, तो मेरे शूज़ की साइज़ भी लगभग 16 की साइज़ थी, तो शूज़ नहीं मेरे प्रॉब्लम थी। बास्केटबॉल के शूज़, हैंडबॉल के, भाई गांव में तो हम खेलते थे बिना शूज़ के खेलते थे। मिट्टी का ग्राउंड था, ठीक है। तो सारे बच्चे ही विदाउट शूज़ खेलते थे। ओके। तो वहाँ तो प्रॉब्लम का पता ही नहीं चला, चलो ठीक है बिना शूज़ खेलना है। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में गए, कॉलेज में गए, तब पता चला कि शूज़ में खेलना होता है। बास्केटबॉल ग्राउंड में तो आप विदाउट शूज़ तो खेल ही नहीं सकते, बास्केटबॉल के तो स्पेशल शूज़ आते हैं। तो मेरे 16 नंबर के शूज़ आते हैं। मैंने जब शुरुआत करी थी तो 13-14 नंबर मेरे कोच साहब राजेश जी डाका को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मेरे को फर्स्ट टाइम यहाँ जयपुर लेके आए। और मैं खेलता था बास्केटबॉल और हैंडबॉल, मेरे को शूज़ मिले थे वॉलीबॉल के, वो भी मैक्सिमम एक अपन राजन स्पोर्ट्स की शॉप है यहाँ रेलवे स्टेशन पे। ओके। वहाँ 13 नंबर के शूज़ मेरे को दिला के लेके गए। मैं बहुत बड़ा खुश हुआ कि मेरे को शूज़ मिल गए मेरी साइज़ के, जबकि वो भी छोटे साइज़ के थे। मैंने यूँ सोचा हाँ ठीक है चलेगा काम। वो 13 नंबर 16 नंबर में कैसे कन्वर्ट हुए? मेरे को पता, ये आज मैं भी सोच के कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 16 नंबर? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आज 16 नंबर के शूज़ में पहन रहा हूँ। और उस समय 13 नंबर शूज़ भी मैं खुश हो रहा था कि यूँ लगा नहीं था कि छोटे हैं। जोश था खेलने का, भाई हम खेलेंगे। शूज़ पहली बार पहने थे। मतलब ऐसा नहीं होता जैसे जूते ज़्यादा टाइट हो तो अनकंफर्ट होता है? अनकंफर्टेबल भी था। मेरे नाखून सारे खराब हो जाते थे टूर्नामेंटों में, नीले पड़ जाते थे। लेकिन यही था कि उस समय ऑनलाइन का ऐसा कुछ था नहीं। आज तो मैं हांगकांग से, यूएसए से शूज़ आ जाते हैं। जैसे अभी हाल में आपने मंगाए थे। अभी हाल ही में मंगवाए मैंने। तो मतलब जे स्पोर्ट्स में मैंने करियर बनाने के लिए मेरे पर्सनली मेरा अनुभव है कि मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। ओके। रीजन ये था कि गांव में स्पोर्ट्स का माहौल नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था। एक तो ऑप्शन नहीं था, क्योंकि नहीं तो या आप आर्मी में जब मैं आपको एक बहुत रोचक कहानी बताता हूँ। मैंने जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो हमारा जो ग्राउंड था वो मेरे घर से, गांव से लगभग 15 से 20 किलोमीटर पड़ता था। ओके। तो कुछ समय के लिए तो मैंने क्या किया कि मेरे पास, मेरे बड़े भाई के पास साइकिल थी, वो एटलस साइकिल से मैं जाया करता था। सुबह जाया करता था, फिर वापस आता, फिर कॉलेज जाता, फिर शाम को ग्राउंड पे वापस साइकिल लेके जाता था। फिर क्या सोचा कि ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर सैटरडे संडे भी मैं प्रैक्टिस करने के लिए जाता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे दिमाग में आया कि यार अपन क्या कर सकते हैं ऐसा कि इतनी दूर रेगुलर साइकिल जाना भी मुश्किल था। तो मैंने एक दिन दिमाग में आया, जब बास्केटबॉल का आविष्कार हुआ उस टाइप से मेरे दिमाग में मैंने भी एक आविष्कार किया। घर पे एक गाय भैंसों के लिए एक जगह थी, उसमें हम गाय भैंसे रखते थे। उसमें न एक क्या बोलते हैं, एक लकड़ी थी काफ़ी मोटी, 6 to 8 इंच का, एक वो बोलते हैं इसको, लकड़ी का एक बड़ा सा एक वो था। उसको मैंने लिया और घर पे घर वालों ने नई एक बकेट बाल्टी खरीदी थी, उसको मैंने ऊपर से काट दिया था। और उस हाइट पे 10 फीट की रिंग की 10 पॉइंट की हाइट पे मैंने उसको
लगा के मैं घर पे प्रैक्टिस शुरू कर दी थी मैंने। बास्केट की जो रिंग है वो कितने दिन चलने वाली थी, उसमें केले वेले ठोक ठाक के मैंने काफ़ी उस पर प्रयास किया, मतलब दिन भर मैं वहाँ उस पर लगा रहता था। जब वो बॉकेट टूट गई उसके बाद मैंने क्या किया, दीवार पे, मेरे घर पे दीवार पे मैंने जो हमारे बास्केट के ऊपर वो जो रिंग के ऊपर रेक्टेंगल होता है, वो रेक्टेंगल में मैंने कलर किया मैंने खुद ने, कच्ची पेंसिल से स्केच करके, और मैंने उस पर कलर करके फिर मैंने उस पर डेली शूटिंग करता था। मैंने साल भर ऐसा कुछ किया। उसके बाद मैंने सोचा यार तो ठीक है, अपना गेम इम्प्रूवमेंट होने लगा है। हमारे साथी सीनियर थे, उसने मेरे को काफ़ी बास्केटबॉल में सिखाया, डंक वंक मारना मेरे को आ गया था। फिर मैंने सेकेंड ईयर में मैं नवलगढ़ हॉस्टल में शिफ्ट हो गया था, फिर वहाँ पे भी मैं रेगुलर लगा रहता था। मतलब एक जुनून था खेलने का, वो खेलना तो है। हाँ, खेलना तो है, चाहे जूते चाहे मिले हाँ, ना मिले, जूते मिले नहीं मिले खेलना है। खेलना है। ये अच्छी बात है। मतलब अगर जैसे आप खेल रहे थे, हाँ, एक आपके साथ हादसा हुआ, तो आपने सोचा नहीं कि मैं छोड़ देता हूँ, ये क्या है फालतू में, जब पापा भी कह रहे हैं, वो भी एग्री नहीं है मेरे खेल से, आर्मी में चला जाऊँ? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि माहौल मेरे पक्ष में था ही नहीं। ओके। कि ये तो एक बहुत बड़ी घटना बता रहा हूँ, बाकी तो घटनाएं तो काफ़ी सारी हुई, लेकिन इतना मैं आपको बताऊंगा कि घर वाले और सारे लोग, जब वो घटना घटी उसके बाद में घर वालों ने, उन सब ने मेरे को कह ही दिया था, क्लियर ही मना कर दिया था। मेरे पापा ने, बता रहा हूँ ना, मेरे को तो इंटरव्यू के लिए बुला लिया था, किसी कंपनी में इंटरव्यू देना है तेरे को। क्योंकि उस समय, उसी दौरान की बात है, मैं जब फर्स्ट ईयर में था, 12th पास करके फर्स्ट ईयर में आया, उस समय हमारे वहाँ नवलगढ़ स्टेडियम में मेरे को लेने के लिए आ गए थे आर्मी वाले। ओके। बरेली सेंटर से आए थे और एक लखनऊ से आए थे। लखनऊ में सिग्नल कोर्स वाले आए थे कि भाई राजेश जी ढाका के पास 2-3 बच्चे हैं जिनकी हाइट है, उनको आर्मी में हम भर्ती कर लेंगे। तो उस समय फ़ोन था नहीं, मेरे कोच साहब ने काफ़ी ट्राई किया कि फ़ोन करके बुला लिया जाए। उसके बाद में कोच साहब ने मेरे को बोला कि आपको बरेली जाना है, आपको आर्मी में भर्ती होना है। तो मैं, एक मेरा दोस्त था, तो हम दोनों बरेली गए भी, लेकिन हम वापस आ गए क्योंकि दिमाग में ये हो गया कि आर्मी में भर्ती नहीं होना है। फिर ये बात भी घर वालों को पता चल गई थी। फिर फर्स्ट ईयर में ही वही दिल्ली विल्ली जाना होना होता था, तो कुछ थोड़े दिनों के लिए हम मॉडलिंग की दुनिया में भी, ओबियसली एक सैनिक के नज़रों में ये हो ही जाता है कि मेरा लड़का है, वो खेलना भी चाहता है, कभी फिल्मी दुनिया में भी जाना चाहता है। तो फिर घटनाएं भी ऐसी घटी, मतलब तो माहौल। मॉडलिंग पे आते हैं, मॉडलिंग कहाँ करी? मॉडलिंग मैंने जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो हमारे वहाँ पौधार कॉलेज की बात बताना चाह रहा हूँ मैं। तो मेरी हाइट अच्छी थी, मैं हैट लगा के जाता था। ओके। और खिलाड़ी तो थे ही, तो ऑलरेडी पर्सनैलिटी थी। हाँ, पर्सनैलिटी और फिर हाइट भी माशाल्लाह अच्छी। बस शूज ही 13 नंबर के थे, बाकी तो वो हाँ, मैनेज नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी तक वो ऑप्शन नहीं आया। एनसीसी में भी थे। ओके। तो मतलब उस समय मेरे को कोई, मेरा फ्रेंड दीपक, जिसने जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स का एक इंस्टीट्यूट भी यहाँ का रखा है, उसका एक एनिमेशन का कोर्स था, वो एनिमेशन में जाना चाह रहा था, आज वो बहुत अच्छा कर रहा है। ओके। तो उसने मेरे को मोटिवेट किया, दीपक ने, कि इतनी हाइट अच्छी है, ये है, अब तेरे को मॉडलिंग करना चाहिए। फिर वो मेरे को दिल्ली भी लेके गया, मैं दिल्ली गया। मतलब मेरे को दिल्ली जो भी फैसले आपने लिए हैं बास्केटबॉल में, दोस्तों ने ज्यादा आपको इंक्रीज करा है कि हाँ बिल्कुल, दोस्तों ने इंक्रीज किया। कि फिर मैं चल बास्केटबॉल खेल ले, हाइट अच्छी है, height बास्केटबॉल मॉडलिंग कर ले। फिर मॉडलिंग में आगे क्यों नहीं गए? मॉडलिंग फिर दिल्ली गए हम लोग। दिल्ली जाने के बाद में वहाँ कोर्स वोर्स का पता किया, थोड़े दिन रुके भी वहाँ, मैं और मेरा दोस्त दोनों, दीपक। मैं आज कहना चाहूँगा कि वो मतलब बास्केटबॉल में भी और कैरियर बनाने में मेरे दोस्त जो है, वो उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। फिर वो दिल्ली से मेरे को बॉम्बे लेके गया इन द सेंस, मैं गांव से था, दीपक कस्बे में रह रहा था, नवलगढ़ में रह रहा था। उसको नॉलेज था, हमारे को थोड़ा नॉलेज कम था क्योंकि हम तो गांव में रहने वाले थे। तो फिर हम बॉम्बे चले गए। ये लगभग मतलब 2004 में जब मैं फर्स्ट ईयर में आया, 2004 से लेके 2006 तक मैंने मॉडलिंग में भी हाथ अपनाया। और फिर बॉम्बे भी मैं 7-8-10 महीने रुका, घर वालों को पता ही नहीं था। तो ऐसा करके मतलब फिर पापा को पता चल गया कि तो मॉडलिंग करना चाहता है। फिर पापा फिर गुस्सा हुए कि तू है जहाँ कहाँ है, वो वापस मतलब मेरे को बुला लिया
तो जो भी मतलब किया उसको मैंने मन से किया, लेकिन वो मॉडलिंग का एक सपना था, एक सपना रह गया। कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर आगे उसको ओके मैंने, क्योंकि रीज़न ये है कि मैंने आज तक जो सोचा है ना वो मैंने किया है। ओके एक मेरा फिलोसॉफी, मेरी एक मानसिकता है कि मैंने जो सोच लिया वो मैं करके रहूँगा। आज यहाँ बैठे हैं अपन, ये एक सपना था कि मैं नहीं कर पाया तो मैं किसी के लिए और के लिए करूँ, तो एक सपना है मेरा। सही है, मतलब सपोर्ट तो कर ही सकते हैं उस जी चीज़ में। जी जी। ये भी अच्छी बात है। तो अभी आपका प्लान है मॉडलिंग का हाँ, अभी प्लान है, कि मॉडलिंग तो करनी है? करनी है। नहीं, सही बात है, जब तक लाइफ है तब तक वो हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। और आपने पढ़ाई भी कर ली है चीज़, तब आप जॉब, ये कैसे आपने जॉब का चुना कि चलो अब फाइनली मैं जॉब कर देता हूँ? कोच का क्यों नहीं चुना कि अगर अब मैं कोच बन जाता हूँ और प्लेयरों को बनाऊँ? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि जब मैंने बीपीएड एमपीएड कर लिया था, उसके बाद में उसी दौरान क्या हुआ, हमारे पास मेडल भी था। तो रेलवे के लिए हमारे पास कॉल आया, चित्तरंजन पश्चिम बंगाल। तो उसमें मैंने रेलवे में ज्वाइन नहीं किया, आर्मी में मैंने ज्वाइन नहीं किया। आर्मी में मैं रह के भी आ गया था भी एज ए गेस्ट, डीओ लेटर वगैरह मेरे सारे बन गए थे। तो आर्मी में मेरे को तो रहना ही नहीं था, और फिर मैं बीच में वहाँ चला गया था तमिलनाडु। फिर मेरा एक सपना ही तो बन गया था कि अपन को राजस्थान में ही जॉब करनी है। राजस्थान का जो क्लाइमेट है, राजस्थान के जो लोग बाग है, यहीं कुछ ना कुछ अपन को करना है। तब मैंने बीपीएड कर ली थी 2011 में। फिर 11 में जब वैकेंसी आ गई थी, उसी दौरान पश्चिम बंगाल वहाँ चित्तरंजन से कॉल आया कि आपको रेलवे के लिए। तो मैंने इंटरव्यू के लिए, मैंने ट्रायल के लिए मैं गया नहीं। एक मेरा फ्रेंड है मार्टिन, गंगानगर का, वो वहीं हम दोनों का ही था, तो वो चला गया था, मैं नहीं गया। मैंने सोचा कि भाई राजस्थान में वैकेंसी आ गई, तो उस समय मैं मतलब राजस्थान पुलिस एसआई वगैरह की भी मैं तैयारी कर रहा था। तो मैंने कहा ये शारीरिक शिक्षक जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों की वैकेंसी आ गई थी 11 में। तो मैंने रेलवे को भी मैंने कहा नहीं करेंगे, अपन राजस्थान में इसी वैकेंसी की तैयारी करेंगे। तो 11 में वैकेंसी आई, तो 13 तक हम लोगों की बीपीएड सारी कंप्लीट हो गई थी। और एमपीएड मेरी जब 13 में कंप्लीट हुई जून में, जब तक रिजल्ट अभी आ गया था, तो मैं राजस्थान गवर्नमेंट में शिक्षा विभाग में मेरा सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में दोनों में चयन हो गया था। ओके। हाँ, तो आरपीएससी से वैकेंसी थी, 213 वैकेंसी थी टोटल राजस्थान में सेकंड ग्रेड की। उसमें मेरी 55वीं रैंक थी। 2013 में मेरी सेकंड ग्रेड में शारीरिक शिक्षक एज ए जॉबनेर मैंने ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद में मैंने 18-19 में एनआईएस करी, क्योंकि विभाग हमारा जो शिक्षा विभाग है उसके अंदर एक एनआईएस, एक डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, जो डिप्लोमा होता है स्पोर्ट्स कोचिंग में, उसको फुल पेमेंट पे विभाग भेजता है शारीरिक शिक्षकों को। कारण क्या है कि जो एक साल का 10 मंथ का जो वहाँ कोर्स होता है, 2 मंथ्स का अपने ये 6 वीक वाला, 6 वीक नहीं, क्या 2 महीने की ये अपने क्या बोलते हैं उसको, एनआईएस में। एनआईएस के बाद वो है जो क्या नाम है, इंटर्नशिप। ओके। 2 महीने की इंटर्नशिप करके मतलब 1 साल का कोर्स हो जाता है लगभग। तब मतलब शिक्षा विभाग के अंदर, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा विभाग के अंदर एक ये एनआईएस डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग ऐसा कोर्स है जो फुल पेमेंट पे विभाग भेजता है। रीज़न इसका ये है कि शारीरिक शिक्षक है जो वो वहाँ कोर्स करके आए, और बच्चों को, राजस्थान के बच्चों को शिक्षकों मतलब स्कूलों में जो अच्छी कोचिंग मिले, अच्छा खेल का माहौल मिले। अच्छा। तो उसके लिए एक विभाग है जो हमारा, वो एक एफिडेविट लेता है कि भी मैं ये कोर्स करने जा रहा हूँ और 5 साल तक इस विभाग को मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो एफिडेविट लगाने के बाद भी फुल पेमेंट पे विभाग वहाँ भेजता है। तो मैंने 18-19 में मैंने एनआईएस कर ली थी। एनआईएस करने के बाद में मेरी पोस्टिंग वहाँ जॉबनेर थी। उसके बाद में मैंने एनआईएस ऐड करवाई मेरे विभाग में, योग्यता अभिवर्धी करवा के मैंने, जब जैसे ही ऐड हुई मेरी योग्यता, उसके तुरंत बाद मेरा प्रमोशन हो गया था। तो मैं एज ए बास्केटबॉल कोच की, जो शिक्षा विभाग में टोटल 5 पोस्टें हैं बास्केटबॉल कोच की, उसमें डीपीसी मेरी हो गई थी। मैंने बीकानेर सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर एज ए कोच मैंने ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। वो स्कूल के बारे में आपको बताना चाहूँगा
कि वो स्कूल जो है वो राजस्थान की एकमात्र स्कूल, विशेष स्कूल है जिसमें आवासीय 250 बच्चे की सीटें हैं वहाँ पे, ओके और बच्चों का रहना खाना सब फ्री है वहाँ पे, और गेम टोटल 12 गेम्स वहाँ रनिंग में है अभी एट प्रेजेंट। अभी कुछ समय पहले ये भी आया था कि भी शूटिंग और आर्चरी का भी चल रहा है, लेकिन एट प्रेजेंट उसमें 12 गेम है। उसमें बच्चा वहीं खाता है, रहता है, वहीं पूरा उसका मेस चलती है, ट्रैक सूट वगैरह सारा कुछ, मतलब स्कूल ही खर्चा संभालता है। स्कूल ही संभालती है, और राजस्थान की एकमात्र विशेष स्कूल है। उसमें मैंने एज ए बास्केटबॉल कोच के पोस्ट पे मैंने सर्विस करी लगभग 2 साल के आसपास। उसके बाद में जैसे ही ये नेक्स्ट जो हमारी डीपीसी होती है एज ए डिप्टी डीओ फिजिकल एजुकेशन, उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा की पोस्ट पे मैं फिर प्रमोशन हो गया। फिर प्रमोशन होने के बाद सिरोही मैंने ज्वाइन किया। सिरोही के बाद में ट्रांसफ़र हुआ कि मैं अजमेर आ गया था। तो मैंने जो सेकंड ग्रेड शारीरिक शिक्षक, फिर फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता कोच, ओके और एज में अभी प्रशासनिक पोस्ट पे हूँ, मतलब एडीओ हूँ मैं। तो उसमें तीनों में मैं अगर कंपेरिजन करूँ तो कोच की जो लाइफ है ना, वो आज भी मैं उसको मिस करता हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ जो जुड़ाव, बच्चों के साथ जो खेलना, और बच्चों को मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट मतलब बच्चों का करना, या खुद का जैसे ऐसी जॉब होती है जिसमें बच्चों को भी खिलाना होता है और खुद का भी खेलना हो जाता है, वो कोच की पोस्ट है। ओके तो उसका मेरे पास अनुभव बहुत अच्छा रहा। ओके, क्योंकि इतने साल तक तो आपने कोचिंग ही करी है, उसके बाद आप हाँ एडीए बने। हाँ, उसके बाद मैंने ये ओके, प्रमोशन लिया। इसके दौरान जो आप ये करा आपने सब कुछ ये खेलने की वजह से, ये सब खेलने के कारण है, मगर आप, मैं ये समझना चाहता हूँ आपने आर्मी को मतलब इतना ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि फादर साहब थे या इसलिए, या मतलब आर्मी में भी चाहते तो आप आर्मी में भी खेल सकते? नहीं, आर्मी में मैं चाहता तो खेल सकता था, लेकिन रीज़न ये था कि आर्मी में मेरे फादर साहब भी थे, फिर मेरे ब्रदर भी थे, लेकिन थोड़ा सा ये मैंने ये सोचा कि अपन थोड़ा चेंज करें, कुछ नया करें, कुछ नया हाँ, करें, कि कुछ चलो नया फादर करें। साहब ने तो टाइम हाँ, दिया, और मैं ये सोचता हूँ कि वो मैंने जो डिसीजन लिया वो सही लिया। कारण क्या है कि मैं अगर आर्मी में होता तो फिर मैं आर्मी में ही रह जाता। मैं इस मतलब शिक्षा विभाग में आने के नाते, मान लो मेरी जो सिस्टर है छोटी, ओके लक्ष्मी शेखावत, उसने जैसे खेलना स्टार्ट किया था तो उसका रोड एक्सीडेंट में उसका L1 L2 फ्रैक्चर हो गया था, ओके और उसके बाद उसने 6 महीने के आसपास बेड रेस्ट किया, ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में वापस उसने खेलना शुरू किया, आज वो इंटरनेशनल है। ओके और मेरी भतीजी है अक्षरा, वो नेशनल है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो जो आर्मी वाला जो सिस्टम था उससे की बजाय मैं इसमें आ गया, तो मेरे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं और आने वाले जो मेरे आसपास में जो बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स में मैं जोड़ूँ और स्पोर्ट्स में मैं अच्छा करूँ। ओके, तो हाँ, स्पोर्ट्स में भी कोई निखार अलग आए, आप जैसे लोग होंगे तभी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। बिल्कुल, देखो, किसी भी कार्य क्षेत्र में आप चूज कर लो, आपको डेडिकेशन के साथ अगर आप काम करते हो ओके तो नो डाउट आपको सफलता मिलेगी। और खेल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि इसमें लोग जुड़ते हैं ना, तो लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाते हैं वो लोग। ये मतलब क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म, इन चीज़ों से सबसे ऊपर उठ के वो कोई जो चीज़ है वो है खेल है, जिसमें साथ वाले बंदे को ये उम्मीद करता है कि मेरा साथी, ये साथी खिलाड़ी है और मैं खिलाड़ी हूँ। बाकी वो सारी चीज़ें भूल के एक टीम में संगठित होकर खेलते हैं और जीतने के लिए खेलते हैं। वो समय वो सब कुछ भूल के खेलते हैं, वो अपने जीत के लिए खेलते हैं। तो एक खेल ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें अपन ये एकजुट हो जाते हैं, एकजुट होते हैं, ये चेंजेस आते हैं, बदलाव आता है, वो खेलों से ही आता है। अब आप उन बच्चों को क्या कहोगे जो खेलने के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें? उनके बड़ी दुविधा रहती है। देखो, मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि मेरा पर्सनली अनुभव है कि खिलाड़ी कभी फेल होता ही नहीं है। ओके, खिलाड़ी कहीं पे भी फेल नहीं होता। रीज़न क्या होता है कि अभी आजकल क्या है, साधनों की बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमारे समय तो मतलब कहीं दूर जाना होता तो 24 घंटे में, 48 घंटे में 1 या 2 ट्रेन हुआ करती थी, उसमें रिजर्वेशन भी नहीं मिला करता था। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ वे बात करना चाहूँगा, मैं बच्चों पे भी आऊँगा। तब जब टॉयलेट्स की जो गैलरी होती है या
जनरल बोगी होती है, उसके जो सीटें होती है उसके नीचे आसपास में या गैलरी में बैठ के भी हम 48-48 घंटे सफ़र किया करते थे। तो कई बार तो ऐसा भी होता था कि बिना टिकट भी बैठ जाया करते थे। ओके। तो मतलब वो जो ट्रेनिंग होती है ना खिलाड़ी की, वो खिलाड़ी ऐसे सेट हो जाता है कि वो कहीं मात खाता ही नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कहने का मतलब है कि अपन कहते हैं ना ऑल ओवर डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। एक किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना हो तो उसको खेलों में जोड़ जाना चाहिए, उससे शारीरिक और मानसिक विकास बच्चों का होता है। तो मैं जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये कहना चाहूँगा कि आप 1 या 2 घंटे अगर अपने लिए, अपने खेल के लिए निकालते हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज का टाइम जो है, देखो बच्चों में जितना वजन नहीं उतना तो उनके बैग में वजन हो गया है। सही बात। स्कूल में इतना वर्कलोड हो गया कि बच्चे सुबह जाएंगे, ओके। 7 बजे स्कूल जाएंगे, जब उनको उठाते हैं ना तो भी यूँ मन करता है कि उनको खुद को, बच्चों को भी पता नहीं होता है कि जाना होता है। हम जैसे उठाएंगे बच्चों को, मैं जैसे मेरे बच्चों को कई बार मैं देखता हूँ, हम उठाते हैं तो वो अलग दुनिया में होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि अपन को करना क्या है। हम कहते हैं बेटा उठो, तो उनको फील आता है कि आप कौन, फिर कहते हैं बेटा स्कूल जाना है, फिर उसकी धीरे धीरे दिमाग की बत्ती जलती है ओके। कि वो स्कूल भी जाना है। ओह माय फिर गॉड। वो तैयार होता है, फिर गाड़ी में आता है, फिर 1-1.5 घंटा गाड़ी में जाता है, फिर स्कूल, फिर 2-2:30 बजे स्कूल से बच्चे आते हैं, फिर माँ बाप कहते हैं ट्यूशन के बाद में कहते हैं होमवर्क। तो बच्चे की क्या जो लाइफ है ना वो सिर्फ पढ़ाई और स्कूल और वो वहाँ तक सीमित हो गई है। ओके। उन अभिभावकों से कहना चाहूँगा, बच्चों से कहना चाहूँगा कि सुबह या शाम में आपको 1 या 1.5 घंटे बच्चों को स्पोर्ट्स करवाना चाहिए, क्योंकि आप जब तक आपका मानसिक विकास और शारीरिक विकास का संतुलन नहीं होगा, ओके। आप अगर शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास और मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास अगर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो बच्चा आगे जाके कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ, तो 1-1.5 घंटे बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, उससे क्या बच्चा स्ट्रॉन्ग होता है, दुनिया देखता है, जीत और हार में अंतर देखता है। और अगर ये चीज़ें आज देखो आज कोटा में क्या स्थिति है, बच्चों में इतना लोड हो रहा है कि ये बनना है, पीएमटी क्लियर करनी है, ये करना है, वो करना है, तो बच्चे मतलब स्ट्रेस को झेल नहीं पा रहे। लेकिन खिलाड़ी है, खिलाड़ी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको पता है कि ठीक है इस बार हारे अगली बार जीतेंगे, अगली बार जीतेंगे। है ना। तो वो कंपटीशन में भी वही चीज़ लेके चलता है, कोई बात नहीं इस बार 65 बने हैं, अगली बार 85 भी बनाएंगे, और वो बना भी लेता है। नहीं, वो खिलाड़ी हो सोच जाएगा। लेता है तो बना भी लेता है। हाँ, तो वो हो जाएगा, इतना पढ़ाई का लोड नहीं लेना। नहीं लेना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ कि 1-1.5 घंटे स्पोर्ट्स बच्चों को जरूर करना चाहिए। आपने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल जीता था, कैसा अनुभव था, क्या था feeling? बहुत प्राउडफुल मोमेंट था वो। उस टीम के कप्तान थे? मैं कप्तान नहीं था उस समय, हमारे सीनियर जो थे वो कप्तान थे। ओके। लेकिन 48 सालों के बाद में मतलब मेडल मिला था, तो पूरे राजस्थान में एक अच्छा माहौल था, सब लोग प्राउड फील कर रहे थे। उस समय मैं स्पेशली प्राउड फील इसलिए कर रहा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय का मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो मेरे पास ऑल इंडिया में ब्रोंज हैंडबॉल में है और बास्केटबॉल में गोल्ड है। तो मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का पहला ही बंदा हूँ, अभी तक किसी के पास ऐसा हुआ नहीं है कि गोल्ड हो और ब्रॉन्ज भी हो, दोनों गेमों में, टीम गेम में। ओके। इसलिए टीम गेमों में क्या होता है, मेडल लगता ही नहीं है, लगता तो भी वो काफ़ी होता है। बाकी मैं दोनों टीम का हिस्सा रहा हूँ, मैं अच्छा। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ओके। ये टीम जब जाती है तो अपने सिलेक्शन का क्या रोल रहता है? सिलेक्शन इंटर कॉलेज जब टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट होने के बाद में इंटर कॉलेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो टीमें आती है वो लोग जो चयन समिति अपने स्पोर्ट्स बोर्ड बनाता है, उसके बाद में बास्केटबॉल में जैसे बात करें तो 12 बच्चों गेम है, तो उसमें 20 के आसपास सेलेक्ट करते हैं कैंप के लिए। फिर 10 से 15 दिन का कैंप रहता है। कैंप के बाद में जब टीम लास्ट जब जानी होती है या टूर्नामेंट की ओपनिंग होनी होती है, उससे जस्ट एक दिन पहले जब टीम सुनाते हैं, उसमें 12 बच्चों को लिया जाता है। तो उसमें स्पोर्ट्स बोर्ड है जो कमेटी गठित करता है, चयन समिति, जो वो लोग, जैसे हमारे टाइम में महेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब थे, हनुमान सिंह जी थे जो ओलंपियन रहे हुए हैं, और भी काफ़ी जो राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो भी थे। तो काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी मेहनत करके जब हमने ये अचीव किया था कि भाई हम राजस्थान विश्वविद्यालय की टीम में हिस्सा ले रहे हैं हम।
ओके। तो आपको सबसे यादगार मैच कौन सा रहा जो आपने खेला हो अभी तक, या सब बास्केटबॉल या हैंडबॉल, कोई सा? सबसे यादगार मैच यही रहा जब जो ऑल इंडिया जब टूर्नामेंट थे अपने बास्केटबॉल के, तो राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस में ही थे। तब जब फाइनल में हमारे चेन्नई और हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैच था, तो उस समय काफ़ी क्राउड था क्योंकि हम सब लोग खेल रहे थे। हॉस्टल में हम रहते थे, पूरे हॉस्टल के हॉस्टल मेट साथी सब लोग आए थे, ग्राउंड चकाचक भरा हुआ था। तो उस समय हम लोग खेल रहे थे, तो वो मतलब फाइनल मैच जो हमारे को है वो काफ़ी यादगार रहा। तो इससे आगे और जाने की आपने सोचा है या प्लानिंग फिर चेंज हो गई? एक्चुअल में जब 12 में जब मेडल लगा, उसके बाद में ये वैकेंसी थी आरपीसी वाली, इसमें भाई लौट तो हमारा था ही कि 2004 से हमारे घर वालों ने ये कहा था कि आपको जॉब लगना है, आर्मी में भर्ती होना है या कहीं पे भी भर्ती होना है, आपको मतलब जॉब लगना है, ओके। मतलब सर्विस में आपको जाना ही जाना है। जब उस 2004 से 2013 तक मैंने किस कार्यकाल को खींच दिया कि बिना जॉब के मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बीपीएड कर रहा हूँ, मैं एमपीएड कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, यहाँ तक मैं लेके आ गया। फिर आखिर में यही था कि अब तो फाइनली जॉब करनी है। तो मैंने जब एमपीएड कंप्लीट हुई मेरी जून 2013 में, 3 जुलाई 2013 को मैंने जॉब ने ज्वाइन कर लिया था, सेकंड ग्रेड ओके। सहायक शिक्षक के पद पे। और हार फिर जीत? अभी मैं सिविल सर्विसेज को जो टूर्नामेंट हमारे विभागीय टूर्नामेंट होते हैं वो Okay. आज भी मैं खेलता हूँ। अच्छा अच्छा। तो कंपलसरी होता है खेलना या? नहीं, कंपल्सरी नहीं है, इच्छा पे डिपेंड है। आप खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, तो खेलने का शौक है तो हम तो खेलते हैं, तो मौका मिल रहा है तो मौका क्यों मिल रहा है छोड़ें? तो हाँ। इसी दौरान हार जीत होती है जब आप खेलते थे या अभी भी, तो आप कैसे उसको डील करते हैं? क्योंकि जीत तो हर कोई सेलिब्रेट करता है, हर कोई सपोर्ट करता है, चीयर अप करता है, बट हारने के बाद कभी मन में लगता है कि यार गलत खेले हारने या बजाय हमारी टीम की थी, या ब्लेमिंग गेम चलता है? ब्लेमिंग गेम तो देखो ऑब्वियसली चलता है, वो कुछ समय के लिए चलता है। ओके। जैसे बास्केटबॉल की हम बात करें तो 5 प्लेयर्स अंदर खेलेंगे, तो पांचों प्लेयर्स सभी एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन जब ये होता है कि भाई परिणाम आ गया, परिणाम अपने पक्ष में नहीं आया, तो एक दूसरे को कोसते जरूर है कुछ समय के लिए। ओके। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अभी भी मैंने आपको पहले ही बताया कि खेल ऐसी चीज़ है जो मतलब किसी ने गलत पास दे दिया या गलत टाइमिंग पे कुछ बॉल ट्रेंडिंग हो गई, फॉल तो बॉल। दूसरा आपको आके मोटिवेट करेगा, साथी खिलाड़ी वो आपको मोटिवेट करेगा, कोई बात नहीं, गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम उसको सुधारेंगे। हारने के बाद में भी ये होता है कि चलो ठीक है, किसी पे ब्लेमिंग कुछ समय के लिए, कुछ सेकंडों के लिए, कुछ मिनटों के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद में सारे वही एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। वो खिलाड़ी वही सीखता है कि चलो अपन ये कमी रही, इसको अगली बार सुधारेंगे और अगली बार वापस फिर से खेलेंगे, फिर से जीतेंगे। ओके। अभी आप वर्तमान में डिप्टी हैं, तो उसमें क्या जिम्मेदारियां होती हैं आपकी, क्या करना होता है? अभी मैं जिस पद पे मैं कार्यरत कर रहा हूँ एज ए डिप्टी डीओ, ओके। उसमें हमारे शिक्षा विभाग में जितने भी SGFI के डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल्स के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, वो टूर्नामेंट्स करवाने, ऑर्गेनाइज कराने की जिम्मेदारी हमारी होती है। जिसमें अभी 30 जून से पहले चरण के टूर्नामेंट प्रतियोगिताएं शुरू होगी, उसको लेके हम अभी बिल्कुल तैयारियां कर रहे हैं, कैलेंडर बना रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट के फुटबॉल के टूर्नामेंट कौन से स्कूल में होंगे, बास्केटबॉल के कहाँ होंगे, एथलेटिक्स कहाँ होगी, ये 3 से 4 चरण में हम लोग टूर्नामेंट कराते हैं, जो बीकानेर निर्देशालय के आदेशानुसार। तो स्कूल को डिसाइड करना, उसमें फिर चयन समितियों को लगाना, फिर निर्णायकों को लगाना, फिर उनका कैंप ऑर्गेनाइज कराना, उसके बाद स्टेट की टीम भेजना, फिर स्टेट में अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ है तो नेशनल के लिए, तो उनको आगे भेजना। ये जिम्मेदारी हमारे एज ए डिप्टी डीओ की है, हमारे डिपार्टमेंट की है। SGFI के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसके, अब जैसे हमारे ज़िले में अजमेर, जैसे मेरी अजमेर ज़िले में पोस्टिंग है, तो टेनिस और बॉक्सिंग के स्टेट टूर्नामेंट कराने हैं, तो वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी। तो वो मेरे को कराने हैं। लास्ट ईयर हमने बास्केटबॉल कराए थे, ऐसे करके हर साल स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये टूर्नामेंट, नेशनल भी शायद इस बार हमारे को कराना है। तो मतलब आपको खिलाड़ी होने का अनुभव इस आपकी जॉब में पड़ता है? हाँ जी, फायदा रहता है। वो फायदा रहता है। उसके बाद शिक्षा विभाग में जो
हमारे जैसे जो खेलों से जुड़े हुए लोग हैं वो शिक्षा विभाग को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है, बच्चों को भी फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि एक खिलाड़ी अगर कोई अच्छी पोस्ट पे या कोई जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे काम कर रहा होता है तो ओबियसली वो अच्छा ही काम करेगा। उसको पता है उसको पता है कि भाई खिलाड़ी कैसे बनता है, खिलाड़ी कैसे बनते हैं, क्या क्या जरूरत रहती है। क्या क्या ज़रूरत रहती है। तो खिलाड़ी स्कूल में वर्तमान स्थिति आप क्या देखते हो पढ़ाई की और खेल की? देखो वर्तमान स्थिति में जब से ये कोरोना का दौर आया उसके बाद में अभी जो चल रहा है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स में पेरेंट्स का काफ़ी रुझान बढ़ा है। आज जयपुर की अपन बात करें तो देखो हर जगह अलग अलग गली में आपको बच्चे खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, पेरेंट्स भी जिम जाते हुए नज़र आ जाएंगे। मतलब कुल मिला के बात ये कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स की तरफ, फिटनेस की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। कोरोना ने सबक दे दिया। कोरोना ने सबक दे दिया सबने। हाँ सही है, क्योंकि सबकी बॉडी खराब हो रखी थी हाँ, और वही ज़्यादा सबसे ज़्यादा। मैं तो अभी पेरेंट्स को और बच्चों को भी ये कहता हूँ कि हमारा जो जीवन निकला है वो गाँव में निकला है। खेलते थे, खुले में खेलते थे, सुबह से लेके शाम तक खेलते हैं। अब शहरों का जो लाइफस्टाइल है वो चेंजेस हो गया है, जैसे खान पीन मान लो, यहाँ शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है, वो तो है। है ना। हमारे समय में गांव में गायें भैंसें जो होती थी वो Purity शुद्ध थी। खाती थी, शुद्ध हम दूध पीते मिलता था हमारे को। अब तो पन्नी में आता है अब तो पन्नी में दूध आता है। तो मैं पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि हमारा जो जीवन है 100 बीघा 1000 बीघा में निकला है। गाँव कितना बड़ा गाँव होता है, उसमें सुबह से शाम तक खेलते थे। खेलते रहो। अब बच्चों का जो लाइफ है वो सिर्फ 100 गज के अंदर, 50 गज के अंदर, 75 गज के अंदर वहाँ पे सीमित हो गई। भी स्पेस नहीं है, हाँ। कहाँ खेले। तो वो 100 गज में सीमित हो गई बच्चों की लाइफ। ओके। विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत को मंदिर की बजाय फुटबॉल ग्राउंड की आवश्यकता है, ऐसा कुछ कहा था, मेरे को अभी क्लियरली याद नहीं है। तो भारत देश में क्या है कि खेल के मैदानों की आवश्यकताएं ज़्यादा है। प्रतिभाएं खूब है लेकिन उनको निखारने के लिए आवश्यकताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवश्यकता ज़्यादा है। ओके, अब आते हैं जैसे स्टूडेंट है कोई आपका है या प्लेयर है, उसको बास्केटबॉल में जाना है या हैंडबॉल में जाना है, तो वो कहाँ से तैयारी करे, कैसे स्टार्ट करे अगर वो सोच रहा है इस बारे में आने के लिए? देखो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस बच्चों को जब स्पोर्ट्स में डालना होता है तो मिनिमम 6 to 7 तक के एज के बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहिए। ओके। उसके बाद में डालने के बाद में उसका पहली बात तो ये होता है कि बॉडी स्ट्रक्चर क्या कहता है। बॉडी स्ट्रक्चर कहने का मतलब कैसा है, उसका बॉडी फिजिक कैसा है, उसका इंटरेस्ट किस गेम में है, बच्चे का फिजिक अच्छा है। अभी लेटेस्ट एक बच्चा था मेरे पास आया था, मेरे समकक्ष था, लगभग 6 फीट 4 इंच का था। मैंने उसको बुलाया, बेटा क्या करते हो? बोल रहे मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। तो वो हाइट वाला बच्चा था, फुटबॉल में मेरे को पता था वो अच्छा नहीं कर पाएगा, कि गोल पोस्ट में भी, मतलब गोल पोस्ट पे भी अगर वो खेलेगा तो भी वो नहीं प्रॉपर अपना दे पाएगा 100%। तो मैंने उसको बास्केटबॉल की तरफ डाइवर्ट किया। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि भाई मैं तुम्हारा गेम किस सही होगा, कौन कौन सा गेम मेरे को चूज करना चाहिए, किस में मेरे को जाना चाहिए। तो उनको मतलब उस बॉडी टेस्ट होना चाहिए, उनका इंटरेस्ट कैसा है, ऑल और सारी चीज़ें उसको थोपना नहीं चाहिए बच्चे के ऊपर। तो ठीक है, बच्चे ने कहा कि मेरे को हैंडबॉल खेलना है, तो हैंडबॉल में भेज दिया। उस हैंडबॉल के लायक उसकी बॉडी नहीं है, या बास्केटबॉल के लायक उसकी बॉडी नहीं है। ओके। तो उस हाइट है तो उसको वॉलीबॉल में या बास्केटबॉल खेलना चाहिए। ओके, तो मतलब हाइट क्या होता है, और जैसे कोचिंग का क्या रहता है, जैसे कोचिंग करने जा रहा है वो कितनी एज में शुरू हो जाती है? 6 to 7 में कम से कम बच्चे को स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके। हाँ, तो 6 to 7 में क्या उम्मीद क्या रखनी चाहिए? उम्मीद कुछ नहीं है, उसको मल्टी स्पोर्ट्स में डालना चाहिए। कभी बच्चा बैडमिंटन में जा रहा है, बैडमिंटन उसको खिलाओ, बास्केटबॉल में जाना चाह रहा है, बास्केटबॉल खिलाओ। स्टार्टिंग उसको जिम्नास्टिक अगर उसको मिल जाए आसपास में कहीं 5 to 6 एज में या 6 to 7 की एज में, अगर जिम्नास्टिक का ग्राउंड या कोच मिल जाए कहीं आसपास में, तो बच्चे को सबसे पहले जिम्नास्टिक कराना चाहिए। क्योंकि जिम्नास्टिक सभी खेलों की जननी कहते हैं उसको, क्योंकि उसमें जो एक्सरसाइज होती है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। वो बच्चा कहीं पे भी, बैडमिंटन में, बास्केटबॉल में, फुटबॉल में, कबड्डी में, कहीं पे भी वो सेट हो सकता है। जिम्नास्टिक उसको स्टार्टिंग में बच्चे को जिम्नास्टिक करवाना चाहिए, मेरा मानना भी है, और साइंस भी यही कहती है। ओके। राजस्थान में खेल की सुविधाएं कैसी लगती हैं आपको? देखो राजस्थान में खेल की सुविधाएं, तो अगर राजस्थान में सरकार लेवल की मैं बात करना चाहूँगा तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। अभी लेटेस्ट जो स्कीम जो चल रही है 2% आउट ऑफ टर्न और
हर वैकेंसी के अंदर 2% कोटा है। ओके। अगर आप राजस्थान की तरफ से रिप्रेजेंट करे हुए हो ओलंपिक गेम्स में, जो ओलंपिक भारतीय ओलंपिक संघ के जो लिस्ट में जो 35-36 जो गेम है, उन गेम किसी भी एक गेम में अगर राजस्थान की तरफ से आप खेले हो तो 2% कोटा आपको मिलता है। ओके। इन द सेंस 1000 वैकेंसी कोई भी आती है तो उसमें 20 वैकेंसी स्पोर्ट्समैन की आएगी। अगर राजस्थान की तरफ से आप खेले हैं और आपके पास मेडल है तो आपको आउट ऑफ टर्म में आपको बिना किसी एग्जाम के आपको डिपार्टमेंट, सिलेक्टेड डिपार्टमेंट है उनमें आपको डायरेक्ट जॉब दी जाती है 3600 रुपये ग्रेड तक। ओके। एलाइड RS में भी जो 3600 रुपये ग्रेड तक है उसमें 2% कोटा है। और एलाइड उसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल मेडल है तो काफ़ी प्लेयर्स हैं जो भी डायरेक्ट SI भी लगे हैं, DYSP भी बने हैं। तो मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में ये तो स्कीम बहुत अच्छी है। हाँ, खेलों के स्तर जो है ग्राउंड लेवल पे जो स्थिति है गाँव में, शहरों में, उसमें सुधार की आवश्यकता है। ओके। जैसे अभी स्पोर्ट्स स्कूल की बात कर रहे थे अपन, वो बीकानेर में एक ही है। अभी चल रहा है हर एक संभाग पे खुलने का अभी बजट घोषणा हुई है। तो खेल को जमीनी स्तर से उठाने की जरूर आवश्यकता है अभी। ओके। अभी जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना डेवलपमेंट नहीं है। ओके। तो जो अपने छोटे शहर के खिलाड़ी होते हैं जी, और वो आज के अभी का, तो छोटे शहर के खिलाड़ी को ऑप्शन है क्या वो इंडिया लेवल पे खेल सकता है अभी? नहीं कि ऑप्शन है, क्यों नहीं है, ऑप्शन है। लेकिन कुछ से गेम ऐसे हैं उनमें बच्चे को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि खिलाड़ी बनना चाहता है या खिलाड़ी मेहनत करके आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहता है तो उसको अपने अकॉर्डिंग अगर माहौल नहीं मिल रहा तो उसको जगह चेंज करनी चाहिए। अपने अकॉर्डिंग कोचेज सर्च करके, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको राजस्थान में ही है। जैसे पंजाब में अच्छा माहौल है, हरियाणा में अच्छा माहौल है, आप साउथ में चले जाओ, साउथ में अच्छा माहौल है। राजस्थान में भी मतलब कुछ गेम ऐसे हैं जिनमें भी इतना नहीं है, लेकिन कर सकता है, ऐसा नकार नहीं सकते अपन कि राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में भी रह के भी बच्चा आगे बढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। आप टीम में खेल रहे थे, आप नेशनल तक गए हैं, तो नेशनल तक आपकी जो संस्था होती है जी, वो पे कुछ करती है या आपको ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ा अभी आपको? देखो अभी जो है हमारे समय में ये बजट वगैरह इतना नहीं था, लेकिन अभी क्या है कि जैसे राजस्थान खेल परिषद जो है जिसका ऑफिस अपने स्टेडियम में है, SMS स्टेडियम में, उसमें नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल जो बच्चे जाते हैं उनके लिए अलग से बजट बना हुआ है। उनके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं और उसके बाद में वो उनको मिलता है बच्चों को। या समथिंग क्या मिलता होगा? आई थिंक ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है इन दिनों में क्या मिल रहा है, लेकिन पर डे के हिसाब से 250 या 300 रुपये के हिसाब से कुछ बजट है इसमें। किट मनी भी है शायद, आई थिंक 1000-1500 रुपये के आसपास का किट भी मिलता है। ओके। जी, तो इतना काफ़ी होता है एक प्लेयर? काफ़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे टाइम के अकॉर्डिंग तो काफ़ी ठीक है। हालांकि थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। डाइट जैसे 300 रुपये है, ओके। उसको 500 रुपये तक करना चाहिए। किट मनी है जैसे 1500 है तो उसको ज़्यादा बढ़ाना। किट मनी का मेरे को आइडिया नहीं। किट मनी फिर भी क्या होती है? जैसे किट मनी जैसे आपको ट्रैक सूट मिलेगा, ओके, शूज़ मिलेंगे, आपके जो बास्केटबॉल में है तो आपकी सैंडो मिलेगी, शॉर्ट्स मिलेगा। ओके, ये किट मनी। हाँ, ट्रैक सूट। अच्छा, ऐसे प्रॉपर एज ए प्रॉपर ट्रैक सूट। ठीक है। जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, जी, और ये सिलेक्शन जो कराती है वो कम्युनिटी, कितनी आपको लगता है कि कितनी ठीक होती है? नहीं, जितने भी एसोसिएशंस है ओके। सारे अच्छे से करवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो अच्छा खेलेगा वो जाएगा आगे। अच्छा, क्योंकि टीम में सिलेक्शन 12 की टीम ऑलरेडी होती है। जी, अब वो तो आपकी एक जगह की हो गई, जी, है ना? अब वो जा रही है नेशनल, उसमें तो पूरे राजस्थान के हो गए। जी, तो राजस्थान। उसमें से 12 लोग कैसे सेलेक्ट करे जाते हैं कि कप्तान ओनली, या जिसने ज़्यादा गोल किए हैं वो, या जिसने ज़्यादा ब्लॉक किए हैं वो, किस वे में जाते हैं? देखो उसमें से ऑल ओवर सारे ही फैक्टर्स देखे जाते हैं। कप्तान का रोल इतना नहीं रहता है, जो कोचेज का रहता है, सिलेक्शन कमेटी का रहता है। अपन जैसे मान लो एक बात करें, स्टेट टूर्नामेंट्स कहीं हो रहे हैं, मान लो किसी भी गेम के, मान लो स्टेट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, और स्टेट टूर्नामेंट में सिलेक्शन कमेटी बनी हुई होती है जिसमें स्पोर्ट्स काउंसलिंग के कोचेज भी होते हैं, एसोसिएशंस के मेंबर्स भी होते हैं।
उसमें बच्चे के ऑल ओवर देखा जाता है कि इसका अनुभव क्या है, इस गेम में इसका टोटल कितने गेम्स खेले हैं, गेम्स में टोटल स्कोर क्या रहा है, इसका स्कोर में इसने डिफेंस कितना अच्छा किया, ऑफेंस में इसका क्या रोल रहा है, ओके ऑल ऑल ओवर सारी चीज़ें देख के उस बच्चे का फिर सिलेक्शन आके किया जाता है। ओके। तो आपके अनुभव से कोच अच्छा होता है या प्लेयर, क्या है मतलब? मेरे अनुभव से प्लेयर अच्छा होता है। ओके, कैसे मतलब प्लेयर कैसे अच्छा होता प्लेयर खेलने की जो दुनिया होती है वो अलग ही होती है। देखो जब ग्राउंड में आप खेलते हो ना है? ओके, तो दुनिया आपको देखती है, आपके लिए तो तालियां बजती है, वो एप्रिसिएशन वाली एप्रिसिएशन जो मिलता है वो। चीज़। एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, क्या गुण होने चाहिए एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए? देखो अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन होना चाहिए ओके, खिलाड़ी में। फर्स्ट। डिसिप्लिन मस्ट है, डिसिप्लिन नहीं है तो आप खिलाड़ी नहीं बन सकते। ओके, दूसरा ये है कि अपने आप को कभी भी यूँ नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो हूँ मैं ही हूँ, मतलब हवा में नहीं, अपन खिलाड़ी की भाषा में कहते हैं हवा में नहीं आना चाहिए, रहना चाहिए, हवा में नहीं आना चाहिए, जमीनी भी रहना जमीनी स्तर पे जुड़ के चलना चाहिए। उसको पता है कि हाँ ठीक है आज मैं जो कर रहा हूँ उसको और अच्छा करूँ, तो वो होना चाहिए। दूसरा कि गेम के प्रति उसका डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो वो डेडिकेशन था। रात को सब बच्चे चले जाते थे, हम रात को 9-9 10-10 बजे तक रात को शूटिंग भी करते थे। ओके, किसी ने कह दिया कि आपको सुबह 4 बजे आना है, मैं आपको यहीं मिलूंगा, आपको उदयपुर जाना है, मैंने उदयपुर हमारे जो कोच है MK शर्मा जी, उनके घर पे भी मैंने उनका वो खाना बनाते थे हम दोनों मिलके, गुरु चेले मिलके। तो मतलब सीखने के लिए मैंने मतलब, या मैं बच्चों को भी ये कहूँगा कुछ भी करना चाहिए, सीखना कोई चाहिए, मौका नहीं छोड़ा। मौका नहीं छोड़ा। ओके, अब आते हैं आपके फैमिली पे। जी तो आपका फैमिली ने कब तक सपोर्ट किया, कब तक हार मान गए? क्योंकि आपकी जिस तरह से चल रही थी लाइफ, कभी लड़ाई हो रही, कभी मॉडलिंग में जा रहे, कभी मुंबई, कभी गुजरात, तो कहीं ना कहीं फैमिली को भी लगने लगता है कि बच्चा कहीं हाथ से निकल रहा है या कहीं उल्टी सीधी, चाहे आप कितने भी अच्छे बने रहे वो मैटर नहीं करता, मगर फैमिली वालों को लगता है या तो कुछ छुपा रहे हो आप, है ना, और या तो आप कहीं बिगड़ चुके हो, क्योंकि दोस्तों में रहते तो मोस्टली फैमिली का यही रहता है कि दोस्तों में बिगड़ ही गए हो, बिगड़ गया होगा। है ना, मगर आप कह रहे हो कि दोस्तों ने सब कुछ बनाया है। तो कभी फैमिली की तरफ से एक नेगेटिव वाइब आई कि नहीं बहुत हो गया स्वराज, अभी बंद कर देना चाहिए, हमारी बात सुननी है, ऐसा कुछ अग्रेसिव देखो मोड या? एक्चुअल में क्या है, हर आदमी के माँ बाप है, बच्चों के माँ बाप है, वो सोचते हैं कि भी हमारा बच्चा कहीं गलत नहीं हो जाए। क्योंकि देखो उस समय का माहौल भी ऐसा ही था कि जब हम स्कूल में थे तब जयपुर में जो वो लोग बाग गांव से आके रहने लगे थे, उनकी छवि ऐसी बन गई थी कि भी जयपुर जाके तो या शहर में जाके तो बच्चा खराब ही होता है। तो उसी चीज़ को लेके सिनेरियो उनके दिमाग में बन गया था कि भी हमारा बच्चा भी शहर में जाएगा तो बिगड़ेगा, कुछ गलत करेगा। तो स्टार्टिंग से ही था, लेकिन उनको भी मेरे लिए टास्क था कि उनको भी खुश रखूं। ओके, एक्चुअल में क्या है कि मैं आपको बताऊंगा कि पेरेंट्स को कन्विंस करने वाला होना चाहिए। बच्चा कन्विंस कर लेता है अगर आप विश्वास दिलाते हो पेरेंट्स को और कहते हो कि नहीं मैं सही करूंगा, तो वो मैंने विश्वास दिलाया पेरेंट्स को। बीच बीच में कभी ऐसा आया भी कि भी चलो ठीक है, ऐसे कुछ घटनाएं घटी कि नहीं टोटली क्लियरली ये हो गया था कि आपको कुछ नहीं करना है। वो उस समय आया, एक वो दौर था, लेकिन उसको भी मैंने उसको तरीके से मैनेज किया, कन्विंस किया मेरे पेरेंट्स को, उनको विश्वास दिलाया कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। ओके, फिर मेरे दोस्तों का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा। ओके, मेरे मतलब दोस्त तो क्या बताऊँ आपको, दोस्त जो मेरे एक भगवान की तरह, उन्होंने साथ हमेशा खड़े रहे। ओके। आप अपने फैमिली को क्या महत्व देते हो, मतलब क्या है फैमिली? फैमिली सब कुछ है, संसार जो है वो फैमिली है, दुनिया में जो अपना है वो फैमिली है। मान लो आपको मतलब आपके दुख में सुख में साथ देने वाले, आपके बारे में सोचने वाले जो अपन एक ये तो वो दुनिया के अंदर एक वो कहते हैं ना कि बाकी आपके फैमिली के अलावा आपका कोई भी नहीं होता। फर्स्ट आपकी फैमिली होती है। फैमिली में मदर फादर का रोल होता है, वो अलग होता है, भाई बहन का रोल होता है वो अलग होता है, और जैसे बच्चों का रोल होता है वो अलग होता है। लेकिन फैमिली आपके लिए भला के लिए मतलब पॉजिटिव सोचती है कि चलो ठीक है मेरा बच्चा अच्छा करे और करे, वो फर्स्ट फैमिली सोचती है। फैमिली के बाद में जो आता है वो दोस्त आता है, जो फैमिली के समकक्ष ही बराबर ही सोचता है कि मेरा दोस्त है वो ये आगे बढ़े। या फिर गुरु होता है,
वो सोचता है कि भी मेरा चेला है वो मेरे से भी आगे बढ़े। ये 2-3 जो रिलेशन है, फैमिली प्लस दोस्त, गुरु, ये सारी चीज़ें 2-3 चीज़ें हैं जो सोचते हैं कि भी ये जो है वो हमारे से आगे बढ़े। ओके, आप अपने बच्चों को भी खेल की तरफ डालते हैं? जी, मेरे बच्चों को मैं अभी बैडमिंटन के लिए भी मोटिवेट करता हूँ, बास्केटबॉल के लिए भी मोटिवेट, क्योंकि अभी छोटे हैं तो जिनको मतलब उन बच्चों को जो ठीक लगेगा उस गेम में मैं उनको डालूँगा। ऑब्वियसली मेरे बड़े भाई साहब की जो बच्ची है वो बास्केटबॉल में नेशनल अभी ओके 14 अंडर 14 में 2-3 नेशनल उसने खेले हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने स्मैशी राउंड में, जहाँ आपसे क्विक सवाल पूछूंगा, जी। आपको जवाब देना है। आपको हैंडबॉल पसंद है या बास्केटबॉल? बास्केटबॉल। ओके, सुबह की ट्रेनिंग या रात की? सुबह की। वजह? सुबह फ्रेशनेस। ओके, एक मैच को जो दोबारा खेलना चाहो, एक कोई ऐसा मैच जो दोबारा खेलना चाहो जो अभी तक आपने खेला हो? एक मैच हमारे वहाँ झुंझुनू में था, ओके, स्टेट टूर्नामेंट थे, उसको हम दोबारा खेलना चाहेंगे। ओके, एक कठिन विरोधी अपोनेंट कोई ऐसा हुआ हो जो दिक्कत कर रहा हो, ऐसा कुछ याद? वही विश्वविद्यालय वाला जो समय है। अरे वो विरोधी थे आपके? ओके, अगर आप खेल में ना होते तो क्या करते? मॉडलिंग? मॉडलिंग। ओके, अभी भी ट्राई करना ही है वो तो। अभी भी ट्राई कर ही रहा हूँ। अगर आप जैसा कोई खिलाड़ी बनना है तो क्या क्या करना होगा? डेडिकेशन, ओके, डिसिप्लिन। ओके, कोचिंग, अगर आपको कोचिंग में अगर कैरियर बनाना हो तो आप चुनोगे, या प्लेइंग में अगर आपको अभी मौका मिला है सिर्फ प्लेयर बनना हो तो? प्लेयर। प्लेयर। ओके, आपके जूते का ब्रांड क्या है अभी राइट नाउ? नाइकी। नाइकी के, वो मिल जाते हैं 16 नंबर? वही। ओके, बास्केटबॉल शुरू करने की सही उम्र क्या होती है? बास्केटबॉल 7-8 साल के बच्चे को स्टार्ट सात। कर दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आप कोई आखिरी मैसेज देंगे जो प्लेयर होंगे बास्केटबॉल या अदर स्पोर्ट में भी, कोई भी प्लेयर को आखिरी मैसेज? भाई देखो, गेम की बात नहीं करके अपन स्पोर्ट्स की बात करें, खेलों की बात करें ना, तो जो भी बच्चे जो खेलों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या करियर के अलावा अगर सिर्फ फिटनेस के लिए भी खेलते हैं, उन बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप सुबह या शाम में ओके, खेल को समय ज़रूर दें, और समय भी वो दें डेडिकेट होके दें, डिसिप्लिन के साथ दें। ओके, और लड़ाई ना करें। अगर कोई भी अपोनेंट आपसे तगड़ा है तो उससे लड़ाई ना करें, समझें, उसकी तारीफ ही करें, अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट। जैसे कि सर के साथ हुआ कि 2 साल फालतू में गेम छोड़ा, आज और अलग अच्छे मुकाम में भी होते हैं, हाँ, और नहीं होता ऊपर वाले की आज करामत। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी अच्छे ही है। तो थैंक यू सो मच इस एपिसोड को देखने के लिए। थैंक यू।